जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में। और आज हम लोग जानने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी के बारे में। अर्थात यदि हमें हमारे हजारों सालों पुराने इतिहास को जानना हो तो हम किस प्रकार से उस समय की जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाया था वो बनाया था वेदों पर। हम लोगों ने जाना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के माध्यम से हम अपने इतिहास को जान सकते हैं, लेकिन वेदों का कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो फिर हम किस तरीके से अपने इतिहास को जान सकते हैं? तो हम देखेंगे आज विदेशी यात्री, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हजारों साल पहले भी भारत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था और भारत में बहुत सारे यात्री यात्रा करते थे। ठीक है, आगे चल के हम बहुत सारे यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फिलहाल में हम देखें यूनानी विदेशी यात्री पहले, सेकंड है चीनी यात्री यानी कि चीन से जिन्होंने भारत की यात्रा की, तीसरे हैं अरब के यात्री जिन्होंने अरब से भारत की यात्रा की, और चौथे हैं अन्य यात्री यानी कि जो अन्य देशों से जो यात्री भारत में आते हैं वो। ठीक है, तो हम इन चारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि यूनानी विदेशी यात्री भारत में किस प्रकार से आते हैं, प्रारंभ उनका कब से होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जानेंगे यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। ठीक है ना, यानी कि यूनानियों को रोमन भी कहा जाता है, उधर रोम, इटली वगैरह, ठीक है ना, जो यूरोपीय साइड जो कंट्री हैं उनको कहा जाता है यूनानी। ठीक है ना, और अरब की बात करेंगे तो अरब कंट्री हमारे मिडिल ईस्ट को कहा जाता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इनको। ठीक है ना, चाइना से आप सब वाकिफ होंगे, भारत का एक पड़ोसी देश है। तो इन सब के बारे में हमने जाना, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ से आए थे। तो अब हमें देखना है कि यूनानी और रोमन लेखक के बारे में। तो पहले हैं टेसियस। ठीक है ना, तो टेसियस क्या थे? यह ईरान के एक राजवैद थे और इन्होंने अपनी कहानियों में भारत का वर्णन किया है। इन्होंने क्या है, कुछ कहानियां लिखी हैं अपने यहाँ के ग्रंथों में और उनमें भारत का वर्णन इन्होंने किया है। तो वहाँ से भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए, सेकंड है आपके हेरोडोटस। ठीक है, सेकंड क्या है? हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए इन्होंने अपनी एक पुस्तक, ठीक है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, यानी कि हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, और इसमें 5वीं शताब्दी के पूर्व के भारत और फारस और ईरान, क्योंकि आए थे कहाँ से? ईरान तरफ से, उधर से ही आए थे, तो वहाँ की यात्राओं का और उस समय के जो इनके संबंध थे भारत के ईरान के साथ, उनका वर्णन किया है। ठीक है, तो देखिए हेरोडोटस ने अपनी एक किताब लिखी हिस्टोरिका, और उस समय भारत और भारत की अन्य देशों के साथ संबंधों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, और अब हम देख रहे हैं तीसरे यात्री कौन थे। तो तीसरे थे निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस। ठीक है, ये सिकंदर के साथ भारत आते हैं। ये तीनों यात्री एक ही साथ आते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तीनों के बारे में। निरियाकस, आनेसिक्राटस और अरिस्टोबुलस, इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, और तीनों ही सिकंदर के साथ भारत आते हैं। ठीक है ना, एवं उस समय के भारत का वर्णन करते हैं। ठीक है, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने, ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है, मकदूनिया का शासक था सिकंदर, और ये दुनिया जीतने की इच्छा रखता था सिकंदर। जब ये भारत में पूरे यूरोप, मध्य एशिया को जीतते हुए जब ये भारत की तरफ आते हैं तो झेलम नदी के तट पर इनका युद्ध होता है राजा पोरस के साथ। ठीक है ना, झेलम नदी के तट, क्योंकि झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है, इसीलिए वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो सिकंदर के द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है, उसको कहा जाता है वितस्ता का युद्ध। याद रखिएगा, कोरिलेट करके आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो जल्दी याद रहेंगी। ठीक है, तो निरियाकस के बारे में हम लोगों ने देखा कि सिकंदर के साथ ये तीनों एक ही साथ आए थे। आगे देखिए, चौथे हैं मेगास्थनीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आते हैं, जो सेल्यूकस के द्वारा भेजे गए एक राजदूत रहते हैं। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें क्या है, मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये कहा किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। ठीक है ना, चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, घनानंद को पराजित करके कहाँ पे? मौर्य वंश की स्थापना की थी वहाँ पे। ध्यान रखिए, इन्हीं के शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अभी हम और शासकों के बारे में देखेंगे। तो देखिए,
और पांचवे हैं डायमेकस। ध्यान रखिएगा, डायमेकस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सीरिया के नरेश एंटियोकस के राजदूत बनकर आते हैं। ठीक है, ये सीरिया के उस समय सीरिया के नरेश कौन थे रहते हैं, एंटियोकस, और उनके राजदूत बनकर आते हैं डायनेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आते हैं और इसने बिंदुसार के शासनकाल का वर्णन किया था। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पुत्र रहते हैं बिंदुसार। ठीक है ना, इनके पुत्र रहते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे, और इन्होंने क्या किया था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, मेगास्थनीज का नाम याद रखिएगा। और बिंदुसार के शासनकाल में कौन आते हैं, तो डायमेकस का नाम याद रखिएगा। फिर इनके बाद इनके बेटे आते हैं अशोक, और उनके शासनकाल में भी एक आते हैं जो रहते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे अभी। तो देखिए छठे हैं जैसे पांचवे कौन थे, तो डायमेकस, और छठे हैं डायोनीसियस। ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डायोनीसियस यह मिस्र के राजा टॉलमी डेल्फस का राजदूत था। ठीक है, तो ये जो इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में आते हैं, तो ये आते हैं अशोक के शासनकाल में। ठीक है ना, ये किसके राजदूत रहते हैं, तो ये मिस्र के राजा रहते हैं टॉलमी फिलाडेल्फस के ही राजदूत रहते हैं आपके ये डायोनीसियस। ठीक है, ये इनके द्वारा भेजे जाते हैं भारत में, और उस समय भारत में किसका शासनकाल रहता है, तो अशोक का शासनकाल रहता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, और देखिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये तीनों जो आपके डायमेकस थे, डायोनीसियस थे, और आपके मेगास्थनीज थे, ये तीनों ही मौर्य वंश के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में आए हैं। मतलब पहले उनके शासनकाल में, फिर उनके बेटे बिंदुसार के शासनकाल में, और नेक्स्ट उनके पोते अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो ये जो डायोनीसियस थे ये अशोक के शासनकाल में आते हैं, और ये मिस्र के राजा के द्वारा भेजे जाते हैं। चौथे हैं आपके टॉलमी ने भारत के भूगोल नामक एक पुस्तक की दूसरी शताब्दी में पुस्तक की रचना भी की है। ठीक है, टॉलमी का नाम याद रखिए, इन्होंने भारत के भूगोल की एक पुस्तक की रचना भी की है, जिसमें भारत के भूगोल का उस समय का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके अगले यानी कि आठवें हैं प्लानी। ठीक है ना, इनका नाम प्लानी है, और इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। क्या लिखी थी, नेचुरल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक, यानी कि प्रकृति का इतिहास। ठीक है, प्रकृति का इतिहास करके इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत के पशु, वृक्ष एवं खनिज पदार्थों का वर्णन मिलता है। मतलब प्रकृति से संबंधित जो है सभी चीज़ों का उस समय का वर्णन मिलता है। प्लानी ने प्रथम शताब्दी में पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा, है ना। लास्ट और नवे फाइनल है आपके प्रेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है, तो देखिए इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये पुस्तक है, ये क्या है, ये पुस्तक है पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है, ये क्या है, ये पुस्तक है। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लेखक 80 ईसा में हिंद महासागर की यात्रा पर आया होगा। ठीक है ना, और उसी समय उन्होंने ये पुस्तक, क्योंकि 80 ईसा के आसपास की शासनकाल के बारे में इसमें जो भी वर्णन है भारत का किया गया है। ठीक है, तो उस समय जो यात्राएं होती थी वो समुद्र से ज़्यादा होती थी, तो हिंद महासागर से इन्होंने यात्रा की होगी, भारत आए होंगे, इसीलिए इन्होंने उस समय की एक पुस्तक की रचना कर दी, जिसका नाम था पेरी प्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इन्होंने नाम लिख दिया, नहीं, इन्होंने इसी नाम की पुस्तक की रचना की, लेकिन लेखक का नाम हमें पता नहीं है। इतिहास में इनका कोई नाम ठीक से सटीक नहीं मिल पाया, इसलिए कन्फ्यूज़न की वजह से कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ये हम लोगों ने जाना यूनानी विदेशी यात्रियों के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने आज केवल यूनान से जो भी विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीनी से यात्री आए थे, चीन से, अरब से बहुत सारे यात्री आते हैं। जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं 1100 के आसपास, तो जैसे कि मोहम्मद गौरी के साथ बहुत सारे लेखक आते हैं, तो उनके शासनकाल जो अरब से आए थे उनके बारे में जानेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।